हेलो। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? बताओ फटाफट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? तो शुरू करें। गुड मॉर्निंग बेटा। एक मिनट जस्ट, हाँ, एक मिनट, शुरू करते हैं। वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए, आज के हमारे रैपिड रिवीजन का जो टॉपिक रहेगा वो आरसीएम एंड ईसीओ रहेगा। सबसे पहले 2 मिनट में ये बातें समझ लो। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये सेशन देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है। ओके, इसके पहले हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सुनना, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से रिवाइज किया। जरूर वो रिवीजन कर लेना। और ये टॉपिक आज का आरसीएम एंड ईसीओ जो आप भूल जाते हो, ये भी बहुत अच्छे से हम रिवाइज करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, सारा आपको अपडेट किया जा रहा है। ओके, और अगर आपको ये चार्ट बुक चाहिए पीडीएफ कॉपी में तो आपको उसका भी वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक टेलीग्राम में थोड़ा आप ब्राउज करोगे तो आपको सब कुछ डेटा मिल जाएगा। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ओके, ये तो हम रिवीजन कर रही है। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप साथ साथ में करो ही। ओके, और मैं आपको ये बता दूं कि डे बिफोर एग्जाम मेरा सेशन मिस मत करना। इस बार आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं। ओके, तो डे बिफोर एग्जाम भी आपको पूरा सपोर्ट दूंगा। तो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक आरसीएम एंड ईसीओ। चलो, हमारा चार्ट बुक ओपन, खुल जा सिम सिम। ये हमारा चार्ट बुक ओपन हो गया। चलिए, सो दोस्तों यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड ईसीओ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं रिवर्स चार्ज यानी क्या। रिवर्स चार्ज यानी यहाँ पे जो है एक सप्लायर है। ओके, ध्यान सुनना, एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है। तो वैसे तो गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है वो नॉर्मली सप्लायर से कलेक्ट करती है, लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट को फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी, मेरी बात सुनना, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसी सप्लायर से टैक्स कलेक्ट न करते हुए रिसिपिएंट से कलेक्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ओके, तो यहाँ पे वो टैक्स रिसिपिएंट से कलेक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, सर अगर टैक्स रिसिपिएंट पे कलेक्ट करती है तो क्या रिसिपिएंट पे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन होता है क्या? नहीं, रिसिपिएंट पे एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन नहीं होता है। सर क्यों? ओके, मैं आपको ये बता दूं, देखो सप्लायर है, रिसिपिएंट है। अगर सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे भी किया, समझ लो, ओके, ये ट्रांजेक्शन हुआ सप्लाई का, और ये सप्लाई का ट्रांजेक्शन हुआ जिसकी वैल्यू समझ लो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज है, और ये 1,00,000 रुपीज वैल्यू और उसके ऊपर जीएसटी एट द रेट 18% आ रहा है, 18,000 है। ओके, तो अल्टीमेटली अगर ये 18,000 गवर्नमेंट को जीएसटी पे भी करेगा, लेकिन अल्टीमेट बर्डन तो बायर पे ही है, यानी अल्टीमेटली रिसिपिएंट को तो वो टैक्स देना ही है। अल्टीमेटली रिसिपिएंट को वो टैक्स देना है, ओके, थ्रू सप्लायर। लेकिन अब वो है, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है ना यार, हम सप्लायर से नहीं, ये रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को दे देगा। इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसा समझ लो कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और रेस्टोरेंट में ओके नॉर्मली बिल देने की जिम्मेदारी आपकी है, पर कभी कभी आपकी गर्लफ्रेंड दे रही है। ओके, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा। अब देखो यहाँ पे एक, पहले मैं
पूरा एक मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपको सारी बातें कनेक्ट हो जाएगी और उसके बाद में रिवर्स चार्ज पढ़ना आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये चार्ट के एंड में मैंने एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, ओके, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। ये स्टेप बाय स्टेप समझ लो। अगर नो डाउट मैं रिवाइज कराऊंगा और आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। अगर रिकॉल नहीं भी हुआ, ओके, कोई नया स्टूडेंट होगा, मेरे क्लास का होगा तो डेफिनेटली उसको समझ जाएगा, लेकिन कोई नया होगा तो भी स्टेप वाइज समझ लेना और एक दो बार आपने मेरे समझाने के बाद जो है, ओके, यहां रिवाइज भी कर लेना। यस और नो, आर यू रेडी? ओके, तो देखो यहां पे एक सप्लायर है, एग्जाम्पल सप्लायर लेते हैं जीटीए। रिवर्स चार्ज के कुछ एग्जाम्पल याद करो। सप्लायर लेते हैं जीटीए, या सप्लायर लेते हैं लॉयर, लीगल सर्विसेज, या सप्लायर लेते हैं डायरेक्टर, ओके, डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को, या फिर सप्लायर लेते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस में एनी पर्सन, ओके, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट। यानी ऐसा समझना कि ये जो मिस्टर ए है वो है जिसका सर्विस रिवर्स चार्ज में नोटिफाई किया, और बी जो है, ओके, बी जैसे जीटीए के केस में नोटिफाइड पर्सन है, ओके, दूसरा लॉयर के केस में बिजनेस एंटिटी है, डायरेक्टर के केस में कंपनी है, ओके, तो जो रिसिपिएंट नोटिफाई हुए है वो लेना। अब समझ लो ये जो है एग्जांपल लेके चलना, जीटी है या लॉयर है एक्सेट्रा। अब ये जो सप्लायर है जो आउटपुट सप्लाई कर रहा है, अब ये आउटपुट सप्लाई कर रहा है और ये आउटपुट सप्लाई नोटिफाइड अंडर आरसीएम है, गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो भी गुड्स सप्लाई किया या सर्विसेज सप्लाई किया, ओके, तो दैट नोटिफाइड अंडर क्या बेटा, आरसीएम। ओके, तो ये आरसीएम में नोटिफाइड है। अब मतलब क्या, आरसीएम में नोटिफाइड है मतलब क्या, मतलब इसका टैक्स जो है ना वो रिसिपिएंट पे करेगा। ए मेरे बात ओके सुन, इसका टैक्स जो है वो रिसिपिएंट पे करेगा गवर्नमेंट को। तो अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है, पूरा मैकेनिज्म समझ लेना। ओके, सप्लायर जो है आउटवर्ड सप्लाई करेगा, पर उसके आउटवर्ड सप्लाई को उसको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है। टैक्स देने वाला कौन रहेगा, रिसिपिएंट टैक्स देगा। अब रिसिपिएंट जो है हो सकता है कि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता है जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ये ट्रांजेक्शन B2B हुआ, या हो सकता है वो नॉन रजिस्टर्ड हो, अल्टीमेट कंज्यूमर हो। अल्टीमेट कंज्यूमर होगा, ओके, तो B2C ट्रांजेक्शन हुआ, पर टैक्स तो रिसिपिएंट को ही देना पड़ेगा अगर वो नोटिफाइड है। नाउ पॉइंट नंबर टू मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब इसने सप्लाई किया, वैल्यू है 1 लाख रुपीस, उसके ऊपर जीएसटी है 18%, ओके, तो इसका बन रहा है टैक्स इनवॉइस। अब पहला सवाल ये है कि क्या मिस्टर ए जो है, ओके, ये टैक्स इनवॉइस बनाएगा या नहीं बनाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ओके, रिवर्स चार्ज होता है तो रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अंडर सेक्शन 24, यानी सेक्शन 24 में रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर रिसिपिएंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अच्छी बात है, और रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड नहीं है, ओके, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेकर, सुनना, रजिस्ट्रेशन लेकर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, और उसको 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहां तक समझा क्या? जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो, ओके, तो वो 30 डेज में रजिस्ट्रेशन लेके पे करेगा, पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। नाउ अब आपका एक दूसरा सवाल हो सकता है, सर क्या, समझ लो जो सप्लायर है जिसका रिवर्स चार्ज में जीटी है, लीगल सर्विस है, ओके, दुनिया भर के डायरेक्टर है, तो क्या सप्लायर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है क्या? नहीं, ओके, जब तक उसका एग्रीगेट टर्न और थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता है तब तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस पर कोई कंपल्शन नहीं है, ओके, रजिस्ट्रेशन लेने का। नाउ नेक्स्ट, अब लॉ क्या कहता है देखना, लॉ ये कहता है कि अगर सप्लायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, ओके, जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा भाई उसके दूसरे सप्लाई होके, पर वो ऐसा सप्लाई कर रहा है जो नोटिफाइड है अंडर जीएसटी, ओके, बाकी वो धंधे कर रहा है, बाकी धंधों पे जीएसटी दे रहा है, लेकिन वो ऐसा सप्लाई कर रहा है, हो सकता है लीगल सर्विस हो सकता है जीटीए सर्विस हो सकता है डायरेक्टर की सर्विस हो सकता है स्पॉन्सरशिप सर्विस हो, तो वो ऐसा सप्लाई कर रहा है जो जीएसटी और रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है। तो ऐसे केस में अगर सप्लायर किसी रीजन के वजह से, क्योंकि उसके दूसरे धंधे हैं, किसी रीजन की वजह से वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस सप्लायर ही बनाएगा, टैक्स इनवॉइस सप्लायर ही बनाएगा, ओके, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस होगी, ध्यान से सुनना, उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस होगी, और जीएसटी उसका 18%, ओके, वो बिल में लिखेगा, लेकिन इनवॉइस के नीचे एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आरसीएम पेएबल, उस पे टिक कर देगा। मतलब बिल वो बना रहा है पर टैक्स वो नहीं पे करेगा, आरसीएम पेएबल पे टिक कर देगा, और अब इसका टैक्स जो है जब ये इनवॉइस रिसिपिएंट को आ जाएगा और यहां लिखा है आरसीएम पेएबल, तो रिसिपिएंट इसका टैक्स गवर्नमेंट को दे देगा। डन 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 डन, बोलो यस सर, और समझा होगा तो लाइक करो, लाइक करने में कमी मत रखना, और
कमेंट देने में कमी मत रखना बेटा। ओके, यहाँ पे जितनी कमेंट दोगे देखो उतना आपको एग्जाम के लिए फायदा होगा और तुम्हारे सक्सेस के रेट बढ़ेंगे और जरूर आप एग्जाम में पास होगे। ओके, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, समझ लो सर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो, क्योंकि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन लेना कहीं कंपल्शन नहीं है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर क्या, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है पर उसका सप्लाई नोटिफाइड है गुड्स और सर्विस का अंडर रिवर चार्ज, आई रिपीट अंडर रिवर चार्ज नोटिफाइड है, तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट जो है उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। ओके, और रिसिपिएंट को, ए सुन मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तेरे सामने आ रहा है, इधर देख, और वो क्या, रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है ऐसे केस में। क्यों? क्योंकि सप्लायर तो नॉर्मल बिल बनाएगा, सप्लायर आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, तो रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ता है और रिसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बना के अपने रिकॉर्ड में रखना पड़ता है, क्योंकि वो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होता है। ओके, कि भाई यस रिवर चार्ज का उसने यहाँ पे पेमेंट किया है। ये तो देखा हमने रिगार्डिंग टू क्या, ओके, इनवॉइस मैकेनिज्म अंडर रिवर चार्ज। उसके बाद में मैं आपको एक बात बता दूं क्या, कि ये जो सप्लायर है जिसका आउटवर्ड सप्लाई रिवर चार्ज में, ए मेरी बात सुनना ना यार, ओके मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं तेरे को, इधर ध्यान दे। ओके, क्या, ओके सुन मेरे भाई सुन। ओके, वो कि यहाँ सप्लायर जो है, सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, अब ये सप्लायर का आउटवर्ड है और रिसिपिएंट का इनवर्ड है, पर बेचारा रिसिपिएंट इनवर्ड पे रिवर चार्ज में टैक्स तो देता है, क्या करे, ओके कुछ कर नहीं सकता। ओके, लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो कोई नहीं बताएगा आपको। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो ये जीटी है, ओके, या ये लीगल सर्विस है, या फिर ये स्पॉन्सरशिप सर्विस है, सप्लायर है। अब अगर वो रिवर चार्ज में है तो उसने जो इनवर्ट सप्लाई किया होगा, जैसे जीटीए ने इनवर्ट सप्लाई किया होगा किसका, तो ट्रक खरीदा है, ट्रक के मटेरियल खरीदे, टायर खरीदा, ट्यूब खरीदा, वॉट एवर इट में भी, या डायरेक्टर या इंश्योरेंस एजेंट, तो उसने जो इनवर्ट सप्लाई किया होगा उस इनवर्ट सप्लाई में जो जीएसटी दिया होगा, मे बी इनपुट का, मे बी इनपुट सर्विस का, मे बी कैपिटल गुड्स का, ओके, इनपुट जीएसटी जो इनवर्ट पे दिया होगा उसका आईटीसी नहीं मिलता है। ओके, तो वो इनपुट्स, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आईटीसी नहीं मिलता है। मतलब वो इनपुट्स, ओके, जो एक्सक्लूसिवली ऐसे आउटवर्ड में गया, ओके, जो रिवर चार्ज में है, तो बेचारे सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलता है। ए समझा क्या? समझा होगा तो करना यार, मीठा मीठा टू टाइप करना। ओके, और कमेंट दे, जो रिकॉर्डेड में देख रहे वो लाइक करो और कमेंट करो। चलो समझ में आया क्या? तो ये जो हमने देखा, ये आखिरी में बेटा रिवर चार्ज के आखिरी में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में मैं फुल स्क्रीन कर लूंगा। ओके, ये जनरल मैकेनिज्म जैसे आपको एक्सप्लेन किया कर रहा हूं। उसके बाद में देखो यहाँ पे, ये तो बात जो है सप्लायर की है। अब आते हैं रिसिपिएंट। देखो रिसिपिएंट अगर अल्टीमेट कंज्यूमर है, सुन, रिसिपिएंट अल्टीमेट कंज्यूमर है तभी भी उसको क्या है, रिवर चार्ज होगा, तो रिसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे कर देना पड़ेगा। ओके, पर रिसिपिएंट अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं है भाई, ये भी तो धंधा कर रहा है, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन है, बिजनेसमैन है, आगे आउटवर्ड सप्लाई करता है। समझ लो लॉयर की सर्विस, ओके, वी स्मार्ट एकेडमी ने ली, बिजनेस एंटिटी ने ली। अब लॉयर की सर्विस वी स्मार्ट एकेडमी, तो वी स्मार्ट का तो आउटवर्ड सप्लाई है। ओके, वी स्मार्ट भाई तुमको क्लासेस दे रहा है, तुम्हारे लिए कितने एफर्ट्स कर रहा है, तुम्हारे लिए यहाँ पे रिविजन लेके आ रहा है, तुम्हारे लिए यहाँ पे एग्जाम सपोर्ट लेके आ रहा है, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा है, वन डे बिफोर मैराथन लेके आ रहा है। वन डे बिफोर मैराथन इस बार की जरूर देखना, बड़ी काम की मैराथन है आपके लिए। ओके, इस बार मैं कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूं आपको बिफोर एग्जामिनेशन। तो ऐसे की सिचुएशन में आउटवर्ड सप्लाई की अगर बात करें तो ट्रेनिंग एंड कोचिंग यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। अब देखो क्या हुआ, ये जो उसने लीगल सर्विस ली इनवर्ट सप्लाई, ओके, इसका तो रिवर चार्ज में टैक्स दे रहा है। अब सवाल ये है कि ये इनवर्ट में जो रिवर चार्ज में टैक्स दे रहा है, क्या ये जो भी 18,000, क्या इसका आईटीसी वो ले सकता है क्या? आपका क्या कहना है? रिप्लाई करो, आपका क्या कहना है? रिप्लाई करो, क्या आईटीसी ले सकता है क्या? हाँ भाई साहब, ये जो 18,000 पे किया इसका आईटीसी वो ले सकता है, क्योंकि वो, ओके ठीक है इसने दिया, पर था तो इनवर्ड ही ना, था तो इनवर्ड ही। ओके, नॉर्मली कैसे, अगर ये रिवर चार्ज नहीं होता तो वो इसको देता और ऐसा जाता, ओके, इसको देता और ऐसा जाता, लेकिन अब ये ऐसा गया तो अल्टीमेटली इनवर्ड का ही ना। ओके, तो ये जो 18,000 का पे करेगा उसका आईटीसी दिया जाएगा। यस, क्या बात है, आंसर दिया। ओके, मजा आ गया। ओके, तो 36,000 में से ये 18,000 का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। अब आगे सुन मेरी बात, आगे ये है कि समझ लो, ओके, ये जो वी स्मार्ट एकेडमी है, ओके, ई क्रेडिट लेजर मतलब आईटीसी का बैलेंस। ओके, आईटीसी का बैलेंस जो है, ओके, उसका ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, और अभी जो ये जो ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, अब मैं आपके सामने एक सवाल पूछता हूं। अब देखो,
इस बंदे की दो पेमेंट की लायबिलिटी आएगी। ओके, एक जो इनवर्ड वाला हाथ है और एक जो आउटवर्ड वाला हाथ है। तो इसको 18,000 इनवर्ड का पे करना है और अपने आउटवर्ड का भी पे करना है। ओके, इनवर्ड का भी पे करना है और अपने आउटवर्ड का भी पे करना है। अब सवाल क्या है कि जब ये 18,000 मंथली बेसिस पे अगले महीने के 20 तारीख को आरसीएम का पेमेंट करेगा, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आंसर आपने देखना कि ये 18,000 का जब पेमेंट करते वक्त उसके पास आईटीसी के बैलेंस हो गए, तो ये आईटीसी के बैलेंस समझ लो ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, तो क्या वो बैलेंस यूज कर सकता है क्या? ओके, वो बैलेंस यूज कर सकता है क्या? नहीं। ओके, ये जो पेमेंट है उसको, ये पेमेंट ओके वो क्रेडिट लेजर यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्रेडिट लेजर आउटवर्ड टैक्स के लिए यूज होता है, इनवर्ड टैक्स के लिए नहीं यूज होता है। तो उसको ये कैश से ही, ई कैश लेजर से ही पे करने पड़ेंगे। वो यहां पे क्रेडिट लेजर इस पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता। समझा होगा तो बताइए, अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, सो ऐसे केस में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये कैश में पे करेगा, मतलब क्या, उसको दो पेमेंट करने पड़ेंगे। कौन से दो पेमेंट करने पड़ेंगे उसको? उसका जो आउटवर्ड का टैक्स है, ओके, आउटवर्ड का टैक्स ये देना पड़ेगा। हाँ, पर इसमें वो क्रेडिट ले सकता है, इसमें क्रेडिट ले सकता है। और दूसरा, उसको ये 18,000 जो है, ओके, ये भी पेमेंट करना है। अब एक लास्ट पॉइंट, अगर ये समझ गया ना तो बस बात हो गई। क्या कि ये जो रिवर्स चार्ज में वो पेमेंट करता है, उस रिवर्स चार्ज के पेमेंट के लिए वो क्रेडिट नहीं यूज कर सकता। ए सुनना मेरी बात, रिवर्स चार्ज के लिए वो क्रेडिट ओके यूज नहीं कर सकता, लेकिन रिवर्स चार्ज का जो अमाउंट आ रहा है पेमेंट का, उसका वो क्रेडिट जरूर ले सकता है। उसके लिए क्रेडिट यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो इनवर्ड का है, पर उसका क्रेडिट आउटवर्ड में ले सकता है, उसका क्रेडिट आउटवर्ड में ले सकता है। इसलिए देखो, इसलिए अगर ओके भाई वी स्मार्ट एकेडमी है और वी स्मार्ट एकेडमी यहां जीएसटीआर 3B फाइल कर रही है, तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा? जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो स्टेटमेंट कैसे बनेगा? तो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, उसका जो आउटपुट टैक्स है, सुनो, उसका जो आउटपुट टैक्स है कितना, 36,000, ये उसका 36,000, ये एक पेमेंट है। और उसको आरसीएम का पेमेंट, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम में देखो आरसीएम होगा ना, तो आपको आरसीएम भी है और आउटपुट भी है, नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालना है। तो प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना कि आपको आउटपुट, आपको 3 स्टेप, आउटपुट, ये भी पेमेंट करना है, आरसीएम के पेमेंट करना है, ये पहले 2 लिख लेना। ओके, ये वाला पेमेंट, ये वाला पेमेंट, और आपका क्रेडिट किसके अगेंस्ट में यूज होगा? तो जो आपका आउटपुट टैक्स है, ये आउटपुट टैक्स में अगेंस्ट में 5,000 ओपनिंग बैलेंस था और आरसीएम का क्रेडिट 18,000। यस, आरसीएम का क्रेडिट भी आप लोगे, ऐसे 23,000 आप आउटपुट में यूज करोगे और 13,000 नेट जीएसटी लायबिलिटी और नीचे आरसीएम की लायबिलिटी, और वो है 18,000। मतलब क्या? मतलब आरसीएम के 2 इफेक्ट हो गए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आरसीएम के 2 इफेक्ट हो गए, नीचे पेमेंट भी होगा और ऊपर उसका क्रेडिट भी होगा। ओके, पेमेंट भी होगा और ऊपर उसका क्रेडिट होगा। ओके, तो और वो क्रेडिट जो है वो आउटपुट में यूज होगा। ये समझा क्या? अगर ये समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, अगर आपके चार्ट बुक में डायग्राम होगी तो अच्छी बात है, हमने रेगुलर क्लास में तो ये हाथ से ड्रॉ किया था, नहीं होगी तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, यहां पे अब आ जाओ आप फर्स्ट पेज पे चार्ट के, और वो है रिवर्स चार्ज। अब देखो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब गवर्नमेंट कौन सा सप्लाई रिवर्स चार्ज में, पहले तो एक बात बिल्कुल ध्यान में रख लो, ओके, सारे सप्लाई रिवर्स चार्ज में नहीं आते। दूसरा, कॉमन सेंस मत लगाना, कॉमन सेंस मत लगाना, अरे यार ये रिवर्स चार्ज में आता है क्या, आता होगा, नहीं। ये लिस्ट आपको रट्टा मारनी पड़ेगी रिवर्स चार्ज की सर्विसेज की, और ये रिवर्स चार्ज के सर्विसेज की लिस्ट जो है आपको रट्टा मारनी पड़ेगी। और अगर इसमें आता है तो रिवर्स, नहीं तो फॉरवर्ड, नहीं तो फॉरवर्ड। एक चीज मेरी बिल्कुल ध्यान में रखना। ओके, तो अब देखो, रिवर्स चार्ज पढ़ते वक्त आपको प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, चैप्टर बहुत इजी है पर आपको प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आते हैं तो वो मैं बता देता हूं। ओके, क्या होता है जब आप रिवर्स चार्ज पढ़ते हो ना, ओके, जब रिवर्स चार्ज पढ़ते हो ना, तो यहां पे लायबिलिटी जो है, एक मिनट, रिवर्स चार्ज में स्टेप्स फॉर थिंकिंग द टैक्स लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखो ये क्या है, पहले तो जब रिवर्स चार्ज पढ़ोगे तो जो सप्लायर नोटिफाइड है, सुनो, जो सप्लायर नोटिफाइड है वो रहेगा, जो सर्विस नोटिफाइड है और रिसिपिएंट नोटिफाइड है, मतलब
ऐसा ऐसा तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा 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 हुआ तो ही रिवर्स चार्ज, मतलब व्हेन ऑल थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सप्लायर वही जो बोला है, रट्टा मारना पड़ेगा, ये रट्टा तो मारना ही पड़ेगा आपको। ओके, सर्विस वही और रिसिपिएंट वही, तो आरसीएम एप्लीकेबल होगा और रिसिपिएंट लायबल होगा। व्हेन एनी कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, अब समझ लो इसमें के ओके समझ लो यहां पे रिसिपिएंट वो नहीं है या सप्लायर वो नहीं है या ओके नोटिफाइड सर्विस वो नहीं है, तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज आएगा। ओके ध्यान रखना, अब फॉरवर्ड चार्ज कब कब आता है, जब आपने कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की तब फॉरवर्ड चार्ज आता है, या फिर रिवर्स चार्ज के जो एक्सेप्शंस होते हैं, सुनो रिवर्स चार्ज के जो एक्सेप्शंस होते हैं, रिवर्स चार्ज का एक्सेप्शन मतलब फॉरवर्ड चार्ज। ओके, और अब ये भी देखना कि फॉरवर्ड चार्ज तो आता है पर कभी कभी ओके वो जो सप्लाई है गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन भी दिया होता है। ओके, तो अगर गवर्नमेंट ने वो सप्लाई पे एग्जम्पशन दिया होगा तो नो फॉरवर्ड चार्ज एंड नो रिवर्स चार्ज, दीज आर द स्टेप्स। ओके, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, दीज आर द स्टेप्स। ओके, यहां पे पहला एक बार रिवाइज कर देता हूं, तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तो रिवर्स, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो आपका इंटरप्रिटेशन फॉरवर्ड, अगर रिवर्स चार्ज का एक्सेप्शन होगा तो फॉरवर्ड, और अगर कहीं पे एग्जम्पशन आता होगा तो फिर कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब, ओके समझा है तो बोलो यस सर। ओके, तो पहला रिवर्स चार्ज, ओके यहां पे 93 और 94 के दो रिवर्स चार्ज है, तो हमको देखो क्या देखना है, 93 देखना है, 94 देखना है और 95, सुनो सुनो मेरी बात, 95 हमें देखना है। ओके, तो नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज और यहाँ पे रिसिपिएंट जो है टैक्स देगा। 94 की रिवर्स चार्ज यहां मैंने दी है, ये थोड़ा मैं बाद में लूंगा, 94 की रिवर्स चार्ज हम बाद में लेंगे। ओके चलो अब यहां पे आ जाओ। ओके, 93 के रिवर्स चार्ज, अब मैं आपको कह दूं 93 के रिवर्स चार्ज में पहले हम सर्विसेज को कंप्लीट करेंगे। कौन सी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज है? ओके, तो मैं पहला लेता हूं ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर आपको सेक्टर वाइज आ जाए ना ध्यान में तो बड़ा मजा आ जाएगा। ओके, सेक्टर वाइज मतलब आपको मैं बता देता हूं। ओके, यहां पे कौन कौन से सेक्टर में रिवर्स चार्ज है? एक है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, यहां पे रिवर्स चार्ज है जहां जीटीए को कवर किया गया है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में थोड़ा ये समझ लेना, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जीटीए को कवर किया गया है। ओके, रेल को नहीं, ओके रेल को नहीं, एयरक्राफ्ट को नहीं, किसी को नहीं, जीटीए अगर होगा, जीटीए मतलब गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय रोड, तो उसको कवर किया है। दूसरा लीगल सेक्टर में, ओके लीगल सेक्टर में लॉयर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कवर किया रिवर्स चार्ज में, मतलब सीए वगैरह नहीं, सीए सीएमए सीएस वगैरह नहीं। ओके, जो ओके लीगल सेक्टर में दो ही लोगों को कवर किया है, लॉयर एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तीसरा मीडिया सेक्टर, मीडिया सेक्टर में स्पॉन्सरशिप सर्विस, ओके वो रिवर्स चार्ज में डाली गई है। उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर, ओके यस, अगर ये सेक्टर आपको आपने एनालाइज कर लिया ना, गवर्नमेंट सेक्टर में रिवर्स चार्ज है। ओके, रियल एस्टेट सेक्टर, हाँ रियल एस्टेट सेक्टर जो है वहां रिवर्स चार्ज है, उसमें रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके तो वो सेक्टर कवर हो जाता है। उसके बाद में कॉर्पोरेट सेक्टर में ओके डायरेक्टर की सर्विस कवर की है रिवर्स चार्ज में। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर, भाई साहब इसमें 6 रिवर्स चार्ज है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में 6 रिवर्स चार्ज है, जैसे इंश्योरेंस एजेंट, रिकवरी एजेंट, ओवरसीइंग कमिटी, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट। उसके बाद में कॉपीराइट सेक्टर में, ओके कॉपीराइट में म्यूजिक, डांस आर्टिस्ट, कॉपीराइट, ओके लिटरेरी वर्क। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सेक्टर, लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सेट्रा। तो ऐसे उन्होंने सेक्टर वाइज जो है ना भाई साहब रिवर्स चार्ज कवर किए हैं, ध्यान से सुनना, सेक्टर वाइज रिवर्स चार्ज कवर किए। ओके, मतलब ये सेक्टर क्यों, सेक्टर से आसान हो जाएगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे ओके भाई एक सीए ने सर्विस दी, क्या रिवर्स चार्ज? नहीं। ओके भाई लीगल सेक्टर में दो ही है, लॉयर और क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो अगर ये सेक्टर दिमाग में बैठ जाए और इस सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि रिवर्स चार्ज आएगा नहीं आएगा। तो ये ओके यहाँ पे सेक्टर वाइज, और मैंने चार्ट में वो सेक्टर वाइज एनालाइज किए है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जीटीए सर्विस, पहला रिवर्स चार्ज जीटीए, जीटीए का समझ लो, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिवर्स चार्ज के लिए समझ लेते हैं। ओके, अब क्या हुआ कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिवर्स चार्ज में नहीं डाला, ओके सिर्फ जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को डाला। सर व्हाट डू मीन बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी क्या? ओके मतलब जीटीए मतलब पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स बाय रोड, यानी रिवर्स चार्ज तभी होगा जब वो बाय रोड होगा। ए मेरे भाई सुनना, अगर वो बाय रोड होगा तो ही रिवर्स चार्ज होगा। एंड वो जीटीए तब बोला जाएगा
व्हेन इशू कंसाइनमेंट नोट। सर कंसाइनमेंट नोट क्या होती है? ए सुनो, कंसाइनमेंट नोट वो देखा ना, ट्रक का बिल्टी होता है, बिल्टी पिंक कलर का, ओके येलो कलर का, याद है क्या? याद है तो बोलना भाई, ओके चल 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 बोल बोल बोल, ओके याद हो गया तो बोल। तो ओके दो कंडीशन जरूरी है कि वो बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ही जीटीए बोला जाएगा, और इशू कंसाइनमेंट नोट तो ही जीटीए बोला जाएगा। ओके अब समझ लो एक एग्जम्पशन है जो मैं आगे लूंगा। अगर आपको एग्जम्पशन चैप्टर होगा तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यहां पे उन्होंने एग्जम्पशंस दी है, उसमें एक एग्जम्पशन कवर होता है। अगर कोई इंडिविजुअल ट्रक ओनर है, ये पॉइंट समझ लेना, अगर कोई इंडिविजुअल ट्रक ओनर है या कैरियर है और नॉट इशूइंग कंसाइनमेंट नोट, मतलब ये टेम्पो वगैरह चलाते हैं और वो जीटीए नहीं है, वो एजेंसी नहीं है, अरे वो अपना टेम्पो चलाते हैं यार, सुबह सुबह वेजिटेबल लेके जाते हैं, ओके, और मार्केट में लेके जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे ट्रक ओनर या कैरियर जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं, क्योंकि जीटीए होने के लिए कंसाइनमेंट नोट इशू करना बहुत जरूरी है, और जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं, ओके, उसको जीटीए नहीं बोला जाएगा और उनकी सर्विस एग्जम्प्ट है। क्योंकि अगर आपको याद होगा एग्जम्पशन में, तो ऑल रोड ट्रांसपोर्ट इज एग्जम्प्टेड एक्सेप्ट जीटीए। तो ऑल रोड ट्रांसपोर्ट यानी कोई इंडिविजुअल ट्रक ओनर होगा और वो जीटीए नहीं है, वो कंसाइनमेंट नोट नहीं दे रहा है, तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। ओके तो यहां पे ये ध्यान रखना, ये कभी कभी जब जीटीए का क्वेश्चन पूछते हैं तो ये पॉइंट पूछ लेते हैं। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जीटीए के लिए दो रेट है। ओके जीटीए के लिए दो रेट है। अब जीएसटी रिफॉर्म के बाद ओके उन्होंने रेट बदल दिया है, पर चलो रेट इतने इंपॉर्टेंट नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। ओके जीटीए टैरिफ के लिए दो रेट है, एक 12 और एक 5। अभी तो आपके अटेम्प्ट के लिए 12 और 5, ओके बाद में देखते हैं इसके अंदर क्या अमेंडमेंट आती है। तो दो रेट है, एक 12% और एक 5%। अब ये दो समझ लेना। 12% मतलब क्या? देखो मैंने अभी आपको एक मैकेनिज्म पढ़ाया। क्या मैकेनिज्म पढ़ाया कि अगर सप्लायर का सप्लाई नोटिफाइड है अंडर आरसीएम, तो सप्लायर का सप्लाई नोटिफाइड है अंडर आरसीएम, तो वो सिचुएशन में सप्लायर यानी जीटीए को क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन जीटीए को एक ऑप्शन दिया है, अगर जीटीए 12% से फॉरवर्ड चार्ज में, सुनना, अगर जीटीए 12% से फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देने को रेडी है, तो वो केस में उसको आईटीसी मिल जाएगा, पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। और अगर विदाउट आईटीसी मतलब क्या? ओके जीटीए के केस में समझ लो कि अगर 5% है तो उसको फिर जीटीए को आईटीसी नहीं मिलेगा। और यहां पे रिवर्स चार्ज का भी ऑप्शन है, मतलब ओके जीटीए आईटीसी नहीं ले रहा है तो उसको यहां पे आईटीसी नहीं ले रहा है तो रेट है 5%, और ये केस में रिवर्स चार्ज लगता है 12 और 5। ओके तो ये जो हमने कंसेप्ट देखा, एक सवाल ये भी आता है, सर जीटीए जो है क्यों लाया गया रिवर्स चार्ज में? ओके क्या होगा कि जीटीए जो है यहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सुनना, बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और ये जो सप्लायर अनऑर्गेनाइज है, ये जीएसटी के कंप्लायंसेस करते नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से उतने अवेयर नहीं है। भाई धंधा ये तो ट्रक चलाते हैं, ओके मैं निकला गड्डी लेके, कहां टेक्नोलॉजी इनको पता होगी? तो अगर हमने लायबिलिटी जीटीए पे रख दी तो वो सिचुएशन में ना गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रेवेन्यू लीकेज हो जाएगा, इसलिए वो केस में रिवर्स चार्ज रखा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई ओके यहाँ पे जीटीए के केस में। तो रिवर्स चार्ज कब एप्लीकेबल होगा? डन, समझ में आया क्या? सो दोस्तों ओके यहाँ पे इसलिए जीटीए को दो ऑप्शन में ले रहा हूं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ओए 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 बोलना, समझ में आया होगा? तो फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है 1 टाइप करो। तो जीटीए को दो ऑप्शन में लिया गया, एक जीटीए डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में नहीं दे रहा होगा, एंड जीटीए ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ओके ये तुम्हारे नोटबुक में हो सकता है इधर उधर ऑप्शन हो, एक बार चेक कर लेना। ओके कॉन्सेप्ट को देखो, शायद ये वाला ऑप्शन इधर होगा, ये वाला ऑप्शन इधर होगा, जिसके पास पुरानी चार्ट बुक है। ओके पर कॉन्सेप्ट वही है, इधर उधर ऑप्शन हुए होंगे। चलो यहाँ पे जीटीए डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, तो अब मतलब क्या? मतलब फिर रेट 5% हो गए। ओके रेट 5% हो गए, और वो सिचुएशन में ध्यान से सुनना, वो सिचुएशन में यहां पे अब रिवर्स चार्ज कब आता है? अब रिवर्स चार्ज समझ लो, अगर जीटीए यहां पे रजिस्टर्ड पर्सन को, आई रिपीट, जीटीए रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई कर रहा है तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन उसका टैक्स देगा, रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन उसका टैक्स देगा। और अगर जीटीए, सुनना, यहां पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विस सप्लाइड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी को देगा, तो वो सिचुएशन में अगर यूआरपी नोटिफाइड पर्सन हो गए, अगर यूआरपी नोटिफाइड पर्सन हो गए, मतलब कौन कौन से? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट,
पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी और सीटीपी है अनरजिस्टर्ड, ओके, लेकिन ये नोटिफाइड कैटेगरी में आएंगे तो वो सिचुएशन में रिवर चार्ज लगेगा। पर सर ये तो अनरजिस्टर्ड है, फिर रिवर चार्ज कैसे? अगर ये रिवर चार्ज में आ रहा है तो यहां पे ध्यान से सुनो, जस्ट मिनट, ओके। तो देखो यहां ये तो इनको ओके सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सुनो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये बात समझ में आई क्या आपके? चलो नेक्स्ट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सर अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वो ये नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है, मतलब ओके वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, जिसकी फैक्ट्री नहीं, सोसाइटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, तो ये केस में सर्विस ही एग्जम्प्ट है। हाँ, ये केस में सर्विस ही एग्जम्पशन कर दिया है। मतलब अगर जीटीए ओके किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहे, नोटिफाइड मतलब ये वाली कैटेगरी में, तो वो केस में यहां पे एग्जम्पशन ही रहेगा, और एग्जम्पशन रहेगा तो नो फॉरवर्ड चार्ज एंड नो रिवर्स चार्ज। एक बार फिर से, अगर जीटीए ओके 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, आईटीसी नहीं ले रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो रिवर्स चार्ज है, अनरजिस्टर्ड पर्सन में अगर नोटिफाइड कैटेगरी को देगा तो वो केस में रिवर्स चार्ज है और उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो वहां एग्जम्पशन ही है। और एक आपको एग्जम्पशन बताता हूं, ओके, जैसे हमने क्या देखा कि जीटी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो वो सिचुएशन में ओके रिवर्स चार्ज आ जाएगा, लेकिन वहां एक एग्जम्पशन है, शायद वहां एक्सेप्शन आपके इसमें होगा, उसको एग्जम्पशन कर लेना। ओके, वहां एक एग्जम्पशन है, क्या? इफ जीटीएस सर्विस इज सप्लाइड टू गवर्नमेंट और एलए या गवर्नमेंट एजेंसी who has taken registration under GST only for TDS, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा और वो सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, ये सुन मेरी बात, वो सिर्फ किसके लिए? टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तो वहां पे एग्जम्पशन दिया हुआ है और नो फॉरवर्ड चार्ज और नो रिवर्स चार्ज। ओके, ये तो ठीक है। अगर जीटीए यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट करता है तो टेक अ रजिस्ट्रेशन, फॉरवर्ड चार्ज में 12% से देना पड़ेगा और विदाउट आईटीसी 5% पे देना पड़ेगा। ओके, फॉरवर्ड चार्ज में दोनों ऑप्शन है, ओके, पर फिर उसको टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो फॉरवर्ड चार्ज में है, और अगर वो डिक्लेयर करता है फॉरवर्ड चार्ज में तो वो सिचुएशन में 12% के हिसाब से टैक्स देगा और आईटीसी लेगा। अब दूसरा ये बेटा एक नोट समझ लो यहाँ पे, क्या नाउ, क्या सर जीटीए जो अनरजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आते, मतलब ये वाले, ओके, जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आते उनको दे रहा है, तो क्या 12% वाले में भी उनको एग्जम्पशन मिलेगा क्या? यस, यानी अगर जीटीए फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले रहा है पर इन लोगों को दे रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आते उनको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। और नेक्स्ट बेटा, वंस जीटीए ऑप्ट टू पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो इट विल कंटिन्यू अनलेस डिक्लेरेशन टू स्विच टू आरसीएम इज फाइल्ड ऑन फोर्थ क्वार्टर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या, अगर मैंने फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन लिया तो ये कंटिन्यू रहेगा, और अगर मुझे ये नेक्स्ट ईयर रिवर्स करना है और वापस आरसीएम में आना है तो यहां पे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने के पहले उसका प्रीसीडिंग ईयर के लास्ट क्वार्टर में उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू जीटीए सर्विस। अब उसके बाद में सेकेंड सेक्टर आते हैं, और सेकेंड सेक्टर लीगल सेक्टर। अब लीगल सेक्टर क्या कहता है, ओके, यहां पे समझ लेना। ओके, दूसरा सेक्टर पे आएंगे एंड दैट इज लीगल सेक्टर। ओके, लीगल सेक्टर, तो मैं आपको यह बता दूं कि लीगल सेक्टर में यहां पे रिवर चार्ज लाया गया, और रिवर चार्ज लाने का रीजन यही था कि बहुत सी बार अगेन ये ओके मोस्ट ऑफ द सर्विस इनकी एग्जम्पशन में, पर लीगल सर्विस सेक्टर में थोड़ा समझ लो एग्जम्पशन के साथ, मैं बहुत अच्छा रिवाइज कर रहा हूं। वेदर ऑल सर्विसेज ऑफ लॉयर ब्रॉट अंडर द आरसीएम, क्या लॉयर की सारी सर्विसेज आरसीएम के अंडर में है क्या? तो पॉइंट नंबर 1, लीगल सर्विस अगर होगी और टू बिजनेस एंटिटी होगा, देखो लॉयर की लीगल सर्विस होगी और बिजनेस एंटिटी होगा तो वो टैक्सेबल अंडर आरसीएम है, लेकिन लीगल सर्विस टू अदर होगा, ओके, लीगल सर्विसेज टू अदर होगा तो उसको एग्जम्पशन है। जब मैं एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा होगा तो एक लीगल सेक्टर है, उसके अंदर बिजनेस एंटिटी को दिया तो रिवर्स चार्ज है, पर नॉन बिजनेस एंटिटी को दिया तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को दिया तो एग्जम्प्ट है, तो बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज में, बाकी सबको दिया तो एग्जम्प्ट है। और अगर अदर सर्विस अदर देन लीगल सर्विस, अगर लॉयर है और वो लीगल सर्विस के अलावा अगर कोई दूसरी सर्विस दे रहा है, जैसे लॉयर है रेंटिंग सर्विस दे रहा है, या लॉयर है कुछ अदर सर्विस दे रहा है,
तो वो बेटा टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। इसलिए अगर मैं यहाँ पे लीगल सर्विस आपको पढ़ाऊं तो ध्यान देना, लीगल सर्विस में अगर सप्लायर इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट होगा, मेरी बात सुनो, ओके, इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट होगा, सर्विस लीगल सर्विस होगी और लेने वाला बिजनेस एंटिटी होगा, ओके, ऐसा 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 होगा तो ही रिवर्स चार्ज, लेने वाला बिजनेस एंटिटी होगा तो ही रिवर्स चार्ज और रिसिपिएंट 100% टैक्स लायबिलिटी देगा। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल सर्विस? ओके, तो जहां तक देखा जाए तो लीगल सर्विस मतलब एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ और रिप्रेजेंटेशन सर्विस भी लीगल सर्विस में आएगा। इसलिए अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट में मैंने बहुत अच्छा कवर किया, अंडरलाइन करो, लीगल सर्विस बाय इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट, ओके, टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो यहाँ रिवर्स चार्ज दिया हुआ है। और दूसरा, लीगल सर्विस की डेफिनेशन नीचे दी है, डन 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 डन। अगर समझा होगा ओके तो फटाफट लीगल सर्विस का एल टाइप करो, मेरे साथ कम्युनिकेट करो, मीठा मीठा एल टाइप करो। ओके, उसके बाद में सेकंड लीगल सेक्टर में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है। अब अगर हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पे जाए, ओके, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेटर होता है और वो बिजनेस एंटिटी को इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, ख्याल रहे रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, तो बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा, तो यहाँ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी टैक्सेबल रहेगा। अब देखो एक चीज समझना, ये रिसिपिएंट बदलते रहेंगे, कहीं पे रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी होगा, कहीं पे रिसिपिएंट नोटिफाइड पर्सन होगा, कहीं पे रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होगा, फर्म होगा, तो ये यहां पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा ऐसा होगा तो ही रिवर्स चार्ज। ओके, चलिए उसके बाद में हम देखते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अगेन रीजन क्या है रिवर्स चार्ज का? क्योंकि जो सप्लायर है वो बहुत अनऑर्गेनाइज है, सुनना, जो सप्लायर है वो बहुत अनऑर्गेनाइज है और रिसिपिएंट ऑर्गेनाइज है। जैसा अभी गणपति फेस्टिवल हुआ, गणपति फेस्टिवल में ओके बड़े बड़े कंपनी ने, कॉर्पोरेट ने स्पॉन्सरशिप लिया, ओके, तो ऐसे केस में लेने वाला जो सर्विस है ओके वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है और सप्लायर जो है ओके वो अनऑर्गेनाइज है। तो यहां पे हम बात करते हैं ओके स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सरशिप सर्विस बाय एनी पर्सन, एक वर्ड सुनना, बाय एनी पर्सन, और इसमें एक अमेंडमेंट हुई क्या, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज आएगा और रिवर्स चार्ज में बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी रिवर्स चार्ज में टैक्स देगा। तो अगर हम यहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विस की बात करें, ओके, अब एक सवाल आ जाता है, थोड़ा और इसको डिटेल में लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्सरशिप सर्विस। एक सवाल आ जाता है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस यानी क्या, ध्यान देना यहाँ पे। ओके, तो जनरली क्या होता है, जैसे वी स्मार्ट ने कोई इवेंट है स्टूडेंट का और उसको स्पॉन्सर किया और 50 लाख रुपए दिए, तो हु इज द सप्लायर? सप्लायर क्या वी स्मार्ट होगा? नहीं, वी स्मार्ट तो स्पॉन्सर कर रहा है, वी स्मार्ट फंड दे रहा है। ओके, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो जो है, ध्यान सुनना, ओके, जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है वो जो ओके वी स्मार्ट का ऐड कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है जिसके अगेंस्ट में वी स्मार्ट स्पॉन्सर्ड अमाउंट दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके स्पॉन्सरशिप सर्विस, अब देखो यहां ध्यान रखना, एनी पर्सन कोई भी दे, पर इसमें अभी एक्सेप्शन आया, बॉडी कॉर्पोरेट देगा तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, बॉडी कॉर्पोरेट देगा तो फॉरवर्ड चार्ज, उसके अलावा कोई भी देगा स्पॉन्सरशिप सर्विस देगा, किसको? लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इन टैक्सेबल टेरिटरी होगा, तो वो केस में रिवर्स चार्ज आएगा। ओके, वो केस में रिवर्स चार्ज आएगा। समझा क्या बेटा? स्पॉन्सरशिप सर्विस समझा होगा तो बोलो यस सर। उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर। अब देखो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर जो है मैं डायरेक्टली चार्ट से समझाता हूं। ओके, डायरेक्टली चार्ट से समझाता हूं। ओके, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है ये थोड़ा अच्छे से समझ लो। ओके, अब देखो गवर्नमेंट जो है ये रिवर्स चार्ज में क्यों डाला गया? गवर्नमेंट फंक्शंस आर फॉलोइंग टाइप्स। ओके, गवर्नमेंट के सोवेनियर फंक्शंस होते हैं, सोवेनियर मतलब पब्लिक के लिए होते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करती है, बहुत सी एक्टिविटी पब्लिक के लिए करती है। अब पब्लिक के लिए गवर्नमेंट जो एक्टिविटी कर रही है उसके जो सोवेरियन फंक्शंस है वो मोस्टली एग्जम्प्टेड है या फिर नॉट, वो आर्टिकल 243W और 243G में आ जाते हैं। ओके, और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता है, या आगे जब एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑल सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट एग्जम्प्ट है। तो जब वो एग्जम्प्ट ही है तो क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज, जब एग्जम्प्ट ही है, जो पब्लिक के लिए होता है। दूसरी जो है ओके बिजनेस लाइक सर्विसेज। अब गवर्नमेंट की कुछ बिजनेस लाइक सर्विसेज है, मतलब जहां गवर्नमेंट खुद धंधा करती है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, जैसे कुरियर वाले
तो कुरियर और इधर पोस्ट, तो ये बिजनेस लाइक सर्विसेज है। दूसरा वेसल और एयरक्राफ्ट से लेके पोर्ट और एयरपोर्ट पे वो धंधा करती है, वेसल और एयरक्राफ्ट को बहुत सारी सर्विसेज देती है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है। यानी आज इंडिया में मैं कहूं जितना जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है और रेंटिंग बिजनेस जितना होता है उसमें का 5% ओके धंधा गवर्नमेंट करती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट की बहुत सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और ट्रांसपोर्ट सर्विस, गवर्नमेंट रेल ट्रांसपोर्ट पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो बहुत बड़ा सेक्टर है ओके ट्रांसपोर्ट का गवर्नमेंट के पास। तो अब यहां पे क्या है, ये जो सेक्टर है, 4 सेक्टर, ध्यान सुनना, ये जो 4 सेक्टर है, कौन से, पोस्ट वाला, वेसल एयरक्राफ्ट वाला, रेलवे वाला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जहां गवर्नमेंट प्योरली बिजनेस करती है ओके। और इसके सर्विस लेने वाले अल्टीमेट कंज्यूमर होते हैं। जैसे रेल में, रेल की टिकट आपने ली, अल्टीमेट कंज्यूमर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में स्पीड पोस्ट करवाया, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये जो गवर्नमेंट लाइक सर्विसेज है, यहां पे ओके गवर्नमेंट का मानना है कि नहीं, यहां रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स देगा। ये टैक्सेबल है और फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स देगा ओके, क्योंकि यहां लेने वाले अल्टीमेट कंज्यूमर्स है ओके, छोटे छोटे लोग है, ठीक है। रेलवे में जा रहा है, रेलवे में रिवर्स चार्ज कैसे करेंगे ओके, तो यहां पे जो है फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा या रिवर्स चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन ओके ये छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस को दिया, सुनना, ये छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट ने बिजनेस को दिया तो वो टैक्सेबल होगा। और यहां पे गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज किया, यहां पे गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज किया। देखो एक बार, गवर्नमेंट 3 टाइप की सर्विसेज देती है ओके। सोवरेन फंक्शंस हो गए तो वो तो एग्जम्प्ट है ओके, या आर्टिकल 243 WG में कवर्ड है। दूसरा, गवर्नमेंट खुद धंधा कर रही है ओके, और मोस्टली कंज्यूमर के साथ कर रही है, तो वहां पे जो है गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड चार्ज रखा है, और बाकी सारी बिजनेस एंटिटी वाली जो है गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज में डाल दिया है। ये लॉजिक समझा क्या? मजा आया होगा तो MZ टाइप करो, तो इसके बेस पर आपको रिवर्स चार्ज समझ में आएगा ओके। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज दे रहा है ओके, तो देखो इन्होंने रिवर्स चार्ज कैसे किया। मैंने चार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ओके। अब पार्ट 1 क्या और पार्ट 2 क्या? पार्ट 2 में बता देता हूं। पार्ट 2 मतलब वो जो गवर्नमेंट खुद धंधा कर रही है ओके, गवर्नमेंट खुद धंधा कर रही है कंज्यूमर्स के साथ ओके, उसको पार्ट 2 ले लिया। पार्ट 3 में क्या ले लिया? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लिया मैंने ओके, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लिया। तो अब देखो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा डिजाइन होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी सर्विस देगी ओके, किसको? बिजनेस एंटिटी को, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन 2 and 3, ये और ये छोड़ के, ये और ये छोड़ के, इन दोनों के अलावा कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दिया इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो RCM इज एप्लीकेबल एंड बिजनेस एंटिटी इज लायबल टू पे टैक्स। लेकिन ये एरिया में एग्जम्पशन भी है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा ओके, पर यहां पे बिजनेस एंटिटी पे टैक्स आ जाएगा। लेकिन अब पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 ये कहता है लेकिन कुछ इसमें गवर्नमेंट खुद धंधा करती है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, इसमें कंज्यूमर के साथ धंधा करती है, वहां रिवर्स चार्ज डालना मुश्किल है ओके। या सर्विस इन रिलेशन टू वेसल और एयरक्राफ्ट एट पोर्ट और एयरपोर्ट, या गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, अगर गवर्नमेंट की ये सर्विस होगी तो ये केस में रिवर्स चार्ज नहीं एप्लीकेबल होगा, ये केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा और गवर्नमेंट उसका टैक्स देगी। यहां रिवर्स चार्ज नहीं डाल सकते मेरे भाई साहब ओके, क्योंकि सर्विस लेने वाले कंज्यूमर्स है ओके, नहीं डाल सकते। यहां क्या है? बिजनेस एंटिटी है तो रिवर्स चार्ज में टैक्स दे सकती। और तीसरा ओके, तीसरा एक सेक्टर है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। ए भाई साहब मेरी बात सुन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट ओके, तो यहां पे गवर्नमेंट और LA ओके, अदर देन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे को बाजू में रखना, इंडियन रेलवे को फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल है ओके, यहां पे भी फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल है और यहां रेंटिंग में भी अदर देन इंडियन रेलवे होगा। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट और LA ने सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग दिया होगा, सुनो, रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग दिया होगा तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और रिवर्स चार्ज में ओके रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। लेकिन रेंटिंग की सर्विस अगर गवर्नमेंट ने यहां पे URP को दिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज रहेगा और गवर्नमेंट लायबल रहेगा, गवर्नमेंट और LA लायबल रहेगा। और इंडियन रेलवे की अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो फॉरवर्ड चार्ज में ही लायबल होगी ओके। समझा क्या? हो गया हमारा गवर्नमेंट सेक्टर इजी वे में, डन डना डन डन, बोलो यस सर, मजा आ गया ओके। चलो अब नेक्स्ट आते हैं रेंटिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, अब नेक्स्ट आ जाओ रेंटिंग सेक्टर।
रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, देखो आपके नोट्स में हो सकता है वो इधर उधर होगा। ओके, आपके पास किसी के पास पुराना चार्ट बुक है, किसी के पास रिसेंट चार्ट बुक है। ओके, कंटेंट वही है। ओके, बस थोड़ा इधर उधर होगा तो आपने देख लेना। समझ लो मैंने यहाँ पे रेंटिंग ले लिया, हो सकता है आपका राइट साइड में रेंटिंग हो, नीचे रेंटिंग हो, तो प्लीज उतना आपने देख लेना। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। हाँ, रियल एस्टेट सेक्टर में आ जाता हूं। थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे, और फिर हम देखते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ओके, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यानी क्या होता है, सुनो, कि आपने रहता हुआ घर या रहने लायक घर रेंट पे दिया। सुनो, रहता हुआ घर या रहने लायक घर या बंगलो या हाउस या ओके ताज या रहता हुआ ताजमहल नहीं है, ओके कोई पैलेस है, ओके उसको रेसिडेंशियल ड्वेलिंग कहते हैं, जो लॉन्गर पीरियड के लिए दिया। हाउस, विला, फ्लैट आपने रेंट पे दिया। अब इसमें एक एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन में थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आरसीएम और एग्जम्पशन कनेक्टेड आते हैं। अगर आप मेरे साथ अभी रिवाइज कर लोगे तो बाद में आसान जाएगा। इसमें क्या एग्जम्पशन है, सॉरी, एग्जम्पशन है कि अगर किसी ने रेंट पे दिया अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस के लिए दिया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट हुई सप्लायर, किसी ने भी अगर अपना घर रेंट पे दिया हो और रेसिडेंस के लिए दिया हो, ओके तो वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है फॉर रेसिडेंस टू यूआरपी। सॉरी, एक वर्ड ऐड कर देता हूं, टू यूआरपी। ओके, तो मेरी बात सुनना, अगर आपने अपना रेसिडेंशियल ड्वेलिंग घर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया हो और रेसिडेंस के लिए दिया हो तो उसको एग्जम्प्ट है। सीधी बात है यार, मैं अपना फ्लैट दे रहा हूं, एक सैलरी वाला बंदा है, ओके, और वो सैलरी बंदा बिजनेस नहीं करता है, वो रहने के लिए ले रहा है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगी। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे एक 3 केसेस हमारे सामने आती है। आपने रेंटिंग किया रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का फॉर रेसिडेंस टू यूआरपी, यूआरपी को दिया तो एग्जम्प्ट है। अगर वो एग्जम्प्ट है तो क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, यूआर चार्ज डज नॉट अराइज। दूसरा, आपने रेंटिंग किया रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और आपने ड्वेलिंग जो दिया वो ऑफिशियल और अदर पर्पस के लिए यूआरपी को दिया, तो वहां टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ध्यान सुनना, आपने यूआरपी को रहने के लिए दिया तो एग्जम्प्ट है, पर आपने यूआरपी को ऑफिस के लिए दिया तो वहां टैक्स आ जाएगा और वहां फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। रिवर्स चार्ज कहां पे है, ध्यान से सुनो, रिवर्स चार्ज कहां पे है, अगर रेसिडेंशियल रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंस टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके फॉर रेसिडेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो वो टैक्सेबल है और वहां रिवर्स चार्ज है। ये समझा क्या आपको? तो रिवर्स चार्ज के लिए ओके यहां पे क्या जरूरी है, ओके देखो रिवर्स चार्ज के लिए क्या जरूरी है, सप्लायर एनी पर्सन होगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा और रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगा, ओके तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन लायबल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को रेसिडेंस के लिए दिया तो वो एग्जम्प्ट है। सर रजिस्टर्ड पर्सन को हमने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब कंपनी को दिया गेस्ट हाउस के लिए, कंपनी को हमने हमारा फ्लैट गेस्ट हाउस के लिए दिया, बंगलो गेस्ट हाउस के लिए दिया कंपनी को, ओके तो और बिलिंग कंपनी के नाम का है, रजिस्टर्ड पर्सन के नाम का है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन के नाम का है तो वो केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ओके तो ये था हमने। दूसरा रेंटिंग देखो, दूसरा रेंटिंग पे इस बार क्वेश्चन आते हैं और मैं पहले कह दूं रेंटिंग पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा इस बार आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मेरे क्वेश्चनर में, ओके मेरे क्वेश्चनर में आरसीएम में मिलेगा तो वो अच्छे से करके जाना, लिख लो वो अच्छे से करके जाना, या फिर एग्जामिनेशन में मिलेगा तो वो अच्छे से करके जाना। अब दूसरा देखो, सर्विस बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। अब देखो आपकी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब क्या, मतलब आपका ऑफिस है, बंगलो है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी बंगलो नहीं, ऑफिस है, वेयर हाउस है जो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नहीं है, फिर वो टावर क्यों ना हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो और रेंट पे देने वाला, अब यहां ध्यान से लर्न करना, रेंट पे देने वाला यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है। यहां देखो यहां क्या वर्ड था, यहां पे रेंट पे देने वाला एनी पर्सन, कोई भी हो, पर यहां पे रिवर्स चार्ज तभी लगेगा अगर रेंट पे देने वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर। हाँ ये याद रखना, या अमेंडमेंट है लास्ट टाइम की, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा और अदर देन कंपोजिशन डीलर होगा, ओके तो वो केस में रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर पे करेगा। चलो मैं एनालिसिस करता हूं क्या।
ओके, तो यहां पे अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होगी तो सप्लायर कौन होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड पर्सन। लेने वाला कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। अगर ऐसा होगा तो रिवर चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा। लेकिन अगर सर्विस लेने वाला कंपोजिशन स्कीम में होगा, रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन स्कीम में होगा, तो रिवर चार्ज नहीं होगा। सर फिर यार रिवर चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या? फिर क्या क्या फॉरवर्ड चार्ज आएगा क्या? फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगा, क्योंकि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगा। मतलब वहां पे ओके, अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन डीलर को दे रहा है तो लिख लो, ओके, अगर यूआरपी अगर कंपोजिशन डीलर को दे रहा है, कंपोजिशन डीलर को दे रहा है, ओके, रेंटिंग, तो नो टैक्स, वहां टैक्स ही नहीं आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है। ओके, तो टैक्स कौन देगा? कोई नहीं देगा वहां पे टैक्स। ओके, वहां पे कोई टैक्स नहीं आएगा। ओके, ये जो है रिगार्डिंग टू हमने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी देखा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे आप आ जाओ डायरेक्टर सर्विस पे। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, आप आ जाओ डायरेक्टर सर्विस पे। अब देखो डायरेक्टर सर्विस में यहां पे अगर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, डायरेक्टर है कंपनी का, बॉडी कॉर्पोरेट, और किसको दे रहा है? कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है। मतलब कोई भी सर्विस, सप्लायर ये है, ओके, कोई भी सर्विस दिया और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर चार्ज में कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लायबल होगा। समझ लो, वी स्मार्ट एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूं और मैं सर्विस दे रहा हूं वी स्मार्ट एकेडमी को। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं वी स्मार्ट एकेडमी को, तो वो सिचुएशन में यहां पे रिवर चार्ज में मैंने जो भी सर्विस दी उसका टैक्स रिवर चार्ज में कंपनी देगी। क्लियर? उसके बाद में अब यहां पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं। डायरेक्टर सर्विस टू कंपनी, इंपॉर्टेंट, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखो क्या एनालिसिस है। इफ डायरेक्टर प्रोवाइड सर्विस, अगर डायरेक्टर ने सर्विस दी किसको? कंपनी को, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में दी, और उस पे कंपनी ने टीडीएस डिडक्ट किया है सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। अगर कंपनी ने सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस डिडक्ट किया है, इसका मतलब ये जो डायरेक्टर की सर्विस है ये इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सैलरी का टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो वो केस में इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी नहीं आएगा, वहां शेड्यूल 3 पैरा 1 लग जाएगा और टैक्स ही नहीं आएगा। तो क्वेश्चन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज। लेकिन सर्विसेज बाय द डायरेक्टर, अदर सर्विसेज बाय द डायरेक्टर जो नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर डायरेक्टर ने सर्विस दी किसको? ओके, जिसका टीडीएस 194 जे में डिडक्ट हुआ, 194 जे में डिडक्ट हुआ, ओके, तो वो केस में यस रिवर चार्ज और कंपनी उसका टैक्स पे करेगी। नाउ नेक्स्ट वन, अब ये वाला सर्कुलर बड़ा ट्रिकी है। ओके, ये सर्कुलर क्या कहता है? रिवर चार्ज वहीं लगेगा जहां डायरेक्टर ने कंपनी को डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विस दी, लाइक अ सिटिंग फीस। भाई डायरेक्टर की कैपेसिटी में सिटिंग फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वगैरह, जिसका टीडीएस या प्रोफेशनल फीस इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, ओके, तो वही रिवर चार्ज लगेगा। अब एक सवाल है कि समझ लो डायरेक्टर कोई सर्विस कंपनी को दे रहा है और वो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर नहीं है। जैसा मैंने अपने कंपनी को क्लासरूम रेंट पे दी है और कंपनी से मैं रेंट लेता हूं। अब ये मैं कंपनी का डायरेक्टर रहूं या ना रहूं, बात सुनना, मैं कंपनी का डायरेक्टर रहूं या ना रहूं, ओके, रेंट तो मुझे आता रहेगा, तो रेंट मुझे डायरेक्टर कैपेसिटी में नहीं आ रहा है। ओके, सिटिंग फीस डायरेक्टर कैपेसिटी में आ रहा है, प्रोफेशनल फीस डायरेक्टर कैपेसिटी में आ रही है, वहां तो रिवर चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मेरे पर्सनल कैपेसिटी में, लाइक एग्जांपल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो केस में भी रिवर चार्ज है क्या? तो सर्कुलर कहता है नहीं, वो केस में रिवर चार्ज नहीं, वो केस में डायरेक्टर खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा। ओके, खुद। हेलो, हेलो, सॉरी बेटा, पावर कट हो गया था। ओके, पावर कट हो गया था, सॉरी।
चलो, अब उसके बाद में आ जाओ आप जो है डायरेक्टर सर्विस के बाद आप आ जाओ इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर। चलो कम ऑन, ओके, आ जाओ इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर। अब इसमें इंश्योरेंस एजेंट, सुनो, इंश्योरेंस एजेंट यहां पे कोई भी सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है तो वो केस में रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी टैक्स देगी। तो अब सारा ओके बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर आपके सामने आएगा, इंश्योरेंस कंपनी रिवर चार्ज में टैक्स देगी। लेट्स टेक एग्जांपल, ये इंश्योरेंस एजेंट है और वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है कि वो कस्टमर ढूंढ के ला रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसके सर्विस के अगेंस्ट में उसको कमीशन दे रही है। ध्यान से सुनना, उसके सर्विस के अगेंस्ट में उसको कमीशन दे रही है, ओके, उसको कमीशन दे रही है। तो इस कमीशन का जीएसटी रिवर चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओके, तो इंश्योरेंस एजेंट रिवर चार्ज में आएगा और इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर है जिसका रिवर चार्ज में है तो उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और इंश्योरेंस कंपनी रिवर चार्ज में टैक्स देने के बाद इसका अपने आउटवर्ड में आईटीसी ले लेगी। तो इसका इंश्योरेंस कंपनी का आउटवर्ड स्टेटमेंट भी बनाया, मतलब क्या, इंश्योरेंस का आउटवर्ड टैक्स और रिवर चार्ज का पेमेंट दो और रिवर चार्ज के बाद उसका आईटीसी भी ले लेगी। तो सिंपल वर्ड में इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा तो रिवर चार्ज में। उसके बाद में रिकवरी एजेंट, ध्यान से सुनिएगा, रिकवरी एजेंट होगा। रिकवरी एजेंट क्या होता है बैंकिंग का, जैसे कोई लोन लिया गया, सुनो यहां पे मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, अगर जैसे कोई लोन लिया गया और वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक रिकवरी एजेंट अपॉइंट करती है, जाओ यार रिकवरी करके लाओ। तो अगर कोई रिकवरी एजेंट होगा, सर्विस बाय एनी रिकवरी एजेंट टू बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी, सर्विस किसको दिया जा रहा है, ओके, सप्लायर रिकवरी एजेंट है, सर्विस कोई भी दी गई, और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया की होगी तो रिवर चार्ज में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी उसका टैक्स पे करेगी। चलो, ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहां पे रिकवरी एजेंट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो यस, मैं ये सेक्टर के और कुछ बता देता हूं, बैंकिंग सेक्टर के, और बाद में आते हैं हम कॉपीराइट पे। ओके, नीचे आओगे तो बैंकिंग सेक्टर में मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, ओके, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी अगर कोई भी सर्विस आरबीआई को दे, सुनना, कोई भी सर्विस आरबीआई को दे और मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, मतलब देखो कैसा है, बहुत से फॉरेन लोन्स है और फॉरेन लोन्स के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है सो दैट फ्रॉड ना हो, कि भाई जितने भी फॉरेन लोन्स इंडिया में लिए दिए जा रहे हैं इस पर वॉच रखो, और वो अपनी रिपोर्ट आरबीआई को देती है। तो वो अपनी सर्विस आरबीआई को दे रही है तो रिवर चार्ज में आरबीआई ओके यहां टैक्स पे करेगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये भी बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर का है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट मतलब जो बैंक के लोन प्रोडक्ट प्रमोट करता है। ओके, जैसे आपको होम लोन लेना है तो आपको कन्विंस करता है भाई कौन से बैंक का चाहिए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह, आपको देखो जो भी बैंक का चाहिए मैं आपका लोन करवा दूंगा, सब फॉर्मेलिटी आपकी करवा दूंगा। उनको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो बैंक के लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ओके, जो बैंक के लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो अगर अब ये लर्न करना पड़ेगा, ध्यान सुनना, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा, इंडिविजुअल होगा डीएसए, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। मतलब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, एलएलपी होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, ओके, पार्टनरशिप फर्म होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, हाँ, इंडिविजुअल होगा। और ये अगर सर्विस किसको दे रहा है, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को दे रहा है, सुनना, ओके, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को दे रहा है तो केस में बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी रिवर चार्ज में लायबल रहेगा। ओके, तो ये हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का। तो ऐसा, ओके, ऐसा और ऐसा होगा तो रिवर चार्ज, भाई थोड़ा बहुत तो आरसीएम में लर्न करना ही पड़ेगा। उसके बाद में बिजनेस फैसिलिटेटर। अब देखो ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर मतलब क्या, अगेन ये बैंकिंग कंपनी को हेल्प करते हैं। ओके, बहुत से अर्बन रूरल एरिया में बैंक के सेविंग अकाउंट निकालना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उनको समझाना, हमारी बैंक में जो है ओके यहाँ पे सेविंग अकाउंट निकालो, जैसे यस बैंक थी, यस बैंक में बीच में ये बहुत फैसिलिटेटर अपॉइंट किए कि भाई हमारे सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट, एफडी, लोन, इनको आप लोगों तक पहुंचाओ, और उसके लिए होता है फैसिलिटेटर, ओके, जिसकी एग्जाम होती है और यह एग्जाम आरबीआई कंडक्ट करती है। तो अगर आप बिजनेस फैसिलिटेटर हो और कोई भी सर्विस बैंक को देते हो, बैंकिंग कंपनी को देते हो, तो रिवर चार्ज में बैंकिंग कंपनी इसका टैक्स पे करेगी। ये हुआ फैसिलिटेटर। और एक होता है करस्पॉन्डेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, फैसिलिटेटर अलग, करस्पॉन्डेंट अलग। करस्पॉन्डेंट मतलब ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ओके, ये थोड़ा बड़ा सेक्टर होता है, इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक को हेल्प करता है।
जैसे यस बैंक ने कॉर्पोरेट लोन के लिए बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट किया था, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन अपॉइंट की थी कि हमारे कॉर्पोरेट लोन बढ़ाओ, और लोगों तक रिटेल मार्केट लोन के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर अपॉइंट किए थे। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है। तो अब रिवर चार्ज देखो क्या है, रिवर चार्ज ये है कि अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस सप्लाइड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ध्यान सुनना, अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने एजेंट लगाए होंगे और वो एजेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा होगा तो रिवर चार्ज में बिजनेस करस्पॉन्डेंट लायबल है। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। बैंक को हेल्प करने वाले दो लोग होते हैं, एक फैसिलिटेटर होता है और एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है। फैसिलिटेटर मतलब जो लोगों तक पहुंचाता है बैंक की सारी चीजें, और करस्पॉन्डेंट मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है। बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देगा, सुनना, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस देगा तो रिवर चार्ज में उसका जो भी फीस और कमीशन बनेगा उसका रिवर चार्ज में बैंकिंग कंपनी टैक्स देगी। लेकिन अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को सर्विस दे रहा है तो यहां रिवर चार्ज नहीं है, यहां पे अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंक को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। तो फिर सर रिवर चार्ज कहां पे है? रिवर चार्ज है कि अगर ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दी तो ये केस में रिवर चार्ज है और उसका टैक्स बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे करेगा। ये समझा क्या? ये समझा क्या? ओके, तो आई होप आपको ये समझा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज, उसके बाद में यहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज। तो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर हम देखें तो यहां पे ये समझ लेना, supply of security services as a security personnel, supply of security services as a security personnel to any person other than body corporate, by any person other than body corporate to register person, तो रिवर चार्ज में रजिस्टर पर्सन पे करेगा। अब थोड़ा यहां पे मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से सुनना, कि अगर यहां समझ लो वॉचमैन सर्विस है जिसमें पर्सनल दिए जा रहे फॉर सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी है, वॉचमैन सिक्योरिटी है, बाउंसर है। अगर कोई पर्सन दिए जा रहे सिक्योरिटी सर्विसेज में और वो पर्सन कोई भी सप्लायर हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है, बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा होगा तो फॉरवर्ड चार्ज है। तो ऐसे केस में बॉडी कॉर्पोरेट एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन होगा, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होगा, तो ऐसा ऐसा और ऐसा होगा तो रजिस्टर्ड पर्सन रिवर चार्ज में टैक्स देगा। पर इसके एक्सेप्शन, इन फॉलोइंग केसेस एफसी इज एप्लीकेबल इफ सिक्योरिटी सर्विस सप्लाइड टू गवर्नमेंट एजेंसी जो टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, और कंपोजिशन डीलर को अगर सिक्योरिटी सर्विसेज दिया तो रिवर चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। मतलब दो रजिस्टर्ड पर्सन, एक गवर्नमेंट होगा और एक कंपोजिशन डीलर होगा, और सिक्योरिटी सर्विसेज वैसे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर चार्ज है, पर इन दोनों को दिया तो रिवर चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी आएगा। उसके बाद में हम यहां पे बात करेंगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ध्यान से सुनना मेरी बात, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसके क्वेश्चन आ सकता है, स्टार करना। अब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या है और ये कितने पैरामीटर्स पे ध्यान सुनना। रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, अगर आपने ऐसा कोई मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, जैसे बस है, कार है, मैंने रेंट पे दे दी, सॉफ्टवेयर कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रेंट पे दे दी बस और कार, तो आपने मोटर व्हीकल जिसमें पैसेंजर बैठते हैं वो रेंट पे दिया और कॉस्ट ऑफ फ्यूल के साथ दिया। मतलब क्या, आपने सॉफ्टवेयर कंपनी को मैं आपको 10 बस प्रोवाइड करूंगा और डीजल भी मेरा, पेट्रोल भी मेरा, यानी कॉस्ट ऑफ फ्यूल के साथ आपने सप्लाई किया, इन कंसिडरेशन चार्ज बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी सप्लाई करने वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट रेंट पे देता है तो रिवर्स चार्ज नहीं फॉरवर्ड चार्ज है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो अगर रेंट पे दे रहा है और वो जो है 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है, मतलब यहां पे जीटीए जैसा, जीटीए में 5 और 12 है, सुनना, जीटीए में 5 और 12 है, तो वो यहां पे 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है, मतलब फॉरवर्ड चार्ज के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है, 5% में है, और वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देगा तो वो केस में बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रिवर्स चार्ज लायबल रहेगी।
बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रिवर्स चार्ज लायबल रहेगी। तो ये था कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। देखो 6 कैरेक्टर पे रिवर्स चार्ज है। पहला मोटर व्हीकल होना चाहिए, दूसरा ओके डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए, तीसरा कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होने चाहिए, चौथा ओके एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, पांचवा उसने 12% के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए, और लेने वाला 6 बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। जब ये 6 कंडीशन पूरी हो जाएगी तब जाके वो केस में रिवर्स चार्ज आएगा। डन 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 डन। तो ये हमने देखा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। उसके बाद में नीचे एक जो दिया है लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ, अगर आपके डीमैट में सिक्योरिटीज पड़ी है और आप किसी को रेंट पे देना चाहते, लेंड करना चाहते, तो क्या सिक्योरिटीज लेंड हो सकती है? हाँ, सिक्योरिटीज लेंड हो सकती है। भाई कोई दूसरा यहाँ सिक्योरिटीज में बिजनेस करना चाहता है तो सिक्योरिटीज लेंड हो सकती है। तो अब यहाँ पे समझ लेना, अगर आपकी लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज है ओके, और बाय लेंडर, सुनना, बाय ओके लेंडर टू बोरोवर होगा, तो रिवर्स चार्ज में जो आपने सिक्योरिटीज लेंड की बोरोवर को, तो रिवर्स चार्ज में बोरोवर टैक्स देगा। चलो ठीक है, तो ये हमने देखा कुछ रिवर्स चार्ज। अब एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कॉपीराइट सर्विसेज। चलो आ जाओ कॉपीराइट सर्विसेज पे। ओके, यहां पे रिवर्स चार्ज में, ठीक है। अब कॉपीराइट सर्विसेज में देखो क्या है, 2 एंट्री है, एंट्री 9 एंड एंट्री 9 है। इधर ध्यान देना, एंट्री 9 और एंट्री 9 है। अब 9 क्या कहता है, या ध्यान दो, अगर सप्लायर म्यूजिक कंपोजर होगा, ध्यान से सुनना, सप्लायर म्यूजिक कंपोजर होगा, फोटोग्राफर होगा, आर्टिस्ट होगा, और सर्विस ओरिजिनल मतलब खुद बनाया हुआ ड्रामेटिक, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क होगा। तो चलो मेरे साथ लर्न करो, हु इज द सप्लायर? म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। सर्विस क्या? ओरिजिनल, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। और रिसिपिएंट म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर लाइक होगा, इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स देगा। सर ये रिवर्स चार्ज क्यों लगेगा? इसलिए क्योंकि ये जो ओरिजिनल टैलेंट है ओके, इनको गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया। भाई तुम खुद बनाते हो म्यूजिक वगैरह, ओके जा दो, आप जीएसटी के कंप्लायंस मत करो। आपके म्यूजिक पे जो धंधा करेगा, कौन धंधा करेगा? म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर, ओके इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, उससे हम टैक्स लेंगे। ये एक एंट्री नंबर 9 का रिवर्स चार्ज है। दूसरा ओके, कॉपीराइट सर्विस में 9A का रिवर्स चार्ज। अब देखो 9A का रिवर्स चार्ज क्या है, अगर सप्लायर ऑथर है, सुनना, सप्लायर ऑथर है और वो लिटरेरी वर्क कर रहा है, लिटरेरी वर्क मतलब ओके लिखने वाला वर्क, लिटरेरी वर्क कर रहा है, और रिसिपिएंट पब्लिशर है, तो अगर ऑथर पब्लिशर को सर्विस दे रहा है और रॉयल्टी ले रहा है अपने लिटरेरी वर्क की, तो रिवर्स चार्ज में पब्लिशर टैक्स देगा। सुनना, रिवर्स चार्ज में पब्लिशर टैक्स देगा। तो लेकिन अब यहां पे ओके उन्होंने फॉरवर्ड चार्ज का भी ऑप्शन दिया है। तो बट जो सप्लायर है यानी ऑथर कैन शिफ्ट द लायबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ये पढ़ के जाना ओके, इस पे सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, सप्लायर फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है, समझ लो ऑथर है और ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता है। लोग फॉरवर्ड चार्ज में क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्योंकि रिवर्स चार्ज में रहा ना तो सप्लायर को क्रेडिट नहीं मिलता है, फॉरवर्ड चार्ज में उनको क्रेडिट मिलता है। तो अगर ऑथर जो है यहां पे फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता है तो वो ले सकता है, पर उसको नीचे दी गई कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा? ऑथर हैज टेकन अ रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, ऑथर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रहा है। ही हैज फाइल्ड द डिक्लेरेशन टू द कमिश्नर, कमिश्नर को उसने डिक्लेरेशन फाइल कर दिया फॉर ओके कि भाई मैं पहले तो ऑथर अगर फॉरवर्ड चार्ज में देना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन लिया, फिर कमिश्नर को डिक्लेरेशन दिया। क्या डिक्लेरेशन दिया? कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे करूंगा, सारे कंप्लायंस ऑफ ऑल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कंप्लीट करूंगा, और नॉट रिवर्सिंग द ऑप्शन विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, और 1 साल में मैं रिवर्स नहीं करूंगा, और वो इनवॉइस में भी डिक्लेयर करेगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है तो ये सिचुएशन में वहां फॉरवर्ड चार्ज ओके ऑथर रहेगा। तो देखो रिवर्स चार्ज में अगर दिया है तो रिसिपिएंट ही टैक्स देगा, पर लेकिन कुछ सर्विसेज में फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है। ओके, कौन कौन से सर्विस में फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है? जीटीए में फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन है। उसके बाद में अभी हमने यहां पे देखा ओके 9A में ऑथर को फॉरवर्ड चार्ज में शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया है। और नेक्स्ट बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, अगर आप 12% नहीं सॉरी आप अगर 12% वाला ऑप्शन ले रहे हो तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू फॉरवर्ड चार्ज। अब देखो बेटा यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ डायरेक्टर सर्विस में मेरे ख्याल से ये पॉइंट रह गया होगा तो मैं ले लेता हूं। डायरेक्टर सर्विस में आपने ओन कैपेसिटी में रेंटिंग दिया तो वो केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट 9(3) के रिवर्स चार्ज। ओके 9(3) के रिवर्स चार्ज डन क्लियर। चलो 9(4) के रिवर्स चार्ज मैं आपको बता देता हूं।
अब 9(4) की रिवर्स चार्ज क्या, अगर सप्लायर यूआरपी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, ओके, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, और गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, सुनना, गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, तो ये केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा और लेने वाला रजिस्टर्ड होगा और ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस होगा तो ही रिवर्स चार्ज लगेगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9(3) एंड 9(4)? 9(3) में सप्लायर कुछ भी हो, ओके, रिसिपिएंट कोई भी हो, अगर गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है तो रिसिपिएंट ही देगा, फिर सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ओके, नोटिफाइड है ना तो रिसिपिएंट देगा। 9(4) में अप्लाई नहीं, 9(4) कहता है कि सप्लायर अगर यूआरपी है, लेने वाला आरपी है और गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है तो ये रिवर्स चार्ज लगेगा। और यहां पे गवर्नमेंट ने 3 रिवर्स चार्ज नोटिफाई किए, ओके, सारे तीनों कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हैं, सुनना, सारे तीनों कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हैं। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सवाल आएगा, पर जस्ट बता रहा हूं। पहले तो बता देता हूं आपको सीमेंट, ओके, क्यों, क्योंकि क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैश इकोनॉमी बहुत ज्यादा चलती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर में इकोनॉमी चलती है। समझ लो एक बिल्डर है और ये बिल्डर सीमेंट खरीद रहा है और सीमेंट बिल्कुल ऐसे छोटे से शॉप से खरीद रहा है, छोटी सी शॉप है, ओके, जो यूआरपी है, और उससे सीमेंट खरीद रहा है कैश में। तो गवर्नमेंट कहती है अगर किसी बिल्डर ने सीमेंट खरीदा, 1 रुपए का भी सीमेंट खरीदा होगा और वो किसी अनरजिस्टर्ड से खरीदा होगा तो इसका टैक्स बिल्डर रिवर्स चार्ज में देगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड से बिल्डर ने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, प्रमोटर यानी बिल्डर, तो रजिस्टर्ड पर्सन ने खरीदा होगा तो रिवर्स चार्ज में यहां पे रिसिपिएंट उसका टैक्स देगा। दूसरा, सीमेंट सप्लाइड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू प्रमोटर, या कैपिटल गुड्स, कोई भी कैपिटल गुड्स, ओके भाई, वो घमेले है, ओके, फावड़ा है, ओके, जो भी है, कोई भी कैपिटल गुड्स अगर अनरजिस्टर्ड से खरीदा, किसने खरीदा, बिल्डर ने खरीदा, तो वो केस में उसका टैक्स अनरजिस्टर्ड से खरीदने की वजह से बिल्डर टैक्स देगा। और पहला वाला रिवर्स चार्ज क्या है, पहला वाला रिवर्स चार्ज बता देता हूं। ये तो था सीमेंट का स्पेशल, ये था कैपिटल गुड्स का स्पेशल। पहला वाला रिवर्स चार्ज ऐसा है कि समझ लो कोई भी बिल्डर है, वहां लिख दो प्रमोटर यानी बिल्डर, ओके, और वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज खरीद रहा है, आई+IS खरीद रहा है और यूआरपी से खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, यूआरपी पे। अब देखो गवर्नमेंट क्या कहती है, मिनिमम 80% जो है वो आरपी से खरीदना जरूरी है। कंडीशन है बिल्डर पे कि मिनिमम इनपुट और इनपुट सर्विसेज 80% आरपी से खरीदना जरूरी है। अगर ये 80% आरपी से खरीदा तो ठीक है, लेकिन इसमें अगर शॉर्ट हो गया मतलब क्या, ओके, 70% ही खरीदा आरपी से, तो कितना शॉर्ट है, शॉर्ट है 10%। तो 80% होने के लिए जितना शॉर्ट होगा, ओके, 10% आपने अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया, ओके, टू कंप्लीट 80%, तो इस पर आपको रिवर्स चार्ज लग जाएगा और बिल्डर को रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। देखो मिनिमम 80% रजिस्टर से खरीदना जरूरी है। अगर वो 80% में शॉर्ट हो गया और आपने किसी अनरजिस्टर्ड से खरीद लिया तो वो केस में रिवर्स चार्ज देना पड़ेगा। डन 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 डन, आया समझ में, यस और नो, बोलो यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं, सेक्शन 9(5). अब देखो 9(5) क्या कहता है, ओके, ये एक थर्ड टाइप की लायबिलिटी है, वो है ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अभी देखो ईसीओ इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है इंडिया में, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इतना बढ़ रहा है तो आपको क्या बताऊं। तो ऐसे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या अपनाया तरीका, समझ लो, ओके, यहाँ पे एक कैब ऑपरेटर है, ओके, कैब ऑपरेटर है या रेस्टोरेंट है, और ये जो कैब ऑपरेटर है, सुनना, और एक ये रिसिपिएंट है, और ओके ईसीओ है, ईसीओ मतलब यहाँ पे ले लो उबेर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उबेर, ओला वगैरह, या अगर रेस्टोरेंट सर्विस में ले लो तो स्विगी, जोमेटो वगैरह, ओके। तो एक्चुअली देखा जाए ना तो सप्लायर कैब ऑपरेटर है और रिसिपिएंट, ओके, आप हो, लेकिन आप दोनों का मिलन कर रहा है ईसीओ और बीच में अपना फीस ले रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार बहुत से कैब ऑपरेटर तो अनऑर्गेनाइज है, उनसे रेवेन्यू लीकेज हो जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा और वो कंप्लायंस भी नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना हम ये लायबिलिटी सप्लायर पे भी नहीं, रिसिपिएंट पे भी नहीं, थर्ड पार्टी पे रख देते हैं, और वो थर्ड पार्टी है ईसीओ, ओके, थर्ड पार्टी है ईसीओ, तो ईसीओ पे लग देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर सिलेक्ट किए, कुछ सेक्टर, सारे नहीं, कुछ सेक्टर सिलेक्ट किए और वो नोटिफाई किए, जिसकी लायबिलिटी, ओके, नोटिफाइड सर्विसेज होगी, ध्यान सुनना, और ये सिर्फ सर्विसेज को लागू है 9(5), गुड्स को लागू नहीं होगा, सिर्फ सर्विसेज, इसमें सर्विसेज नोटिफाई होगी
और वो अगर ईसीओ के थ्रू दिया गया तो ईसीओ टैक्स देगा, वो ईसीओ टैक्स देगा। सर अगर ईसीओ इंडिया के बाहर का होगा तो, जैसे एयरबीएनबी इंडिया के बाहर का है और उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में टैक्स देगा, पर टैक्स तो ईसीओ को ही देना पड़ेगा। ओके, ये सर्विस का सर उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो क्या, तो उसे कोई इंडिया में पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा टैक्स देने के लिए। तो चलिए इसमें जो है इन्होंने 4 सर्विसेज नोटिफाई की। ओके, ए, डी, बी और सी। हाँ, ए और डी मैंने इधर ले लिया और बी और सी इधर ले लिया। अब देखो इसमें सिर्फ सर्विसेज ही नोटिफाई हो सकती है। अब सर्विसेज जो नोटिफाई हो सकती है तो कौन सी 4 सर्विसेज इसमें नोटिफाई होगी? ठीक है, पहला इन्होंने सर्विस नोटिफाई की पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस बाय कैब और कोई भी मोटर व्हीकल। इंडिया में अगर कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है, बाय बस दे रहा है, बाय कार दे रहा है, बाय मोटर व्हीकल बाइक से दे रहा है, जैसे आप बस से ट्रैवल करते हैं, रेड बस से बुकिंग करते हो या कैब की बुकिंग करते हो ओला उबेर से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, या आपका जो है ऑटो बुकिंग होता है कैब से ईसीओ के थ्रू, या फिर बाइक का ओके बुकिंग होता है ओके, तो बाइक पैसेंजर सर्विस, कोई भी पैसेंजर सर्विस कैब हो या कोई भी मोटर व्हीकल हो पर पैसेंजर सर्विस, अगर इंडिया में कोई भी सप्लायर ये सर्विस दे रहा है जिसकी बुकिंग ईसीओ के थ्रू हो रही है, सुनना, जिसकी बुकिंग ईसीओ के थ्रू हो रही है तो उसका टैक्स ईसीओ देगा। तो कैब या कोई भी मोटर व्हीकल होगा, व्हेनेवर सर सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ तो उसका टैक्स ईसीओ देगा। लेकिन यहाँ पे एक ओमनी बस मतलब नॉर्मल बस जिससे आप ट्रैवल करते हो, जाते हो ना अपने घर ओके सिटी में बस से, ओमनी बस, अगर ओमनी बस होगी और ओमनी बस का सप्लायर अगर कंपनी होगा, समझ लो यहाँ पे ओमनी बस है, एग्जांपल लो स्टार ट्रेवल्स कंपनी लिमिटेड, और स्टार ट्रेवल की बस से आप जाते हो, क्या भाई स्टेटस वाला सवाल है स्टार ट्रेवल्स का, तो अगर सप्लायर खुद ही कंपनी है तो वो केस में जो बुकिंग रेड बस के थ्रू होगी, ईसीओ के थ्रू होगी, वो केस में कंपनी खुद, सप्लायर खुद टैक्स देगा, ईसीओ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर खुद ही कंपनी है, तो जो भी बुकिंग ईसीओ के थ्रू देगा तो उसका टैक्स ईसीओ नहीं कंपनी खुद देगी। उसके बाद में नेक्स्ट, लेकिन सप्लायर कंपनी नहीं है तो फिर उसका टैक्स ईसीओ देगा। ये समझा क्या बेटा आपको? ये समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो, ये समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। अब दूसरा है रेस्टोरेंट सर्विस। इंडिया के सारे रेस्टोरेंट जो अपनी बुकिंग, सुनना, इंडिया के सारे रेस्टोरेंट जो अपनी बुकिंग स्विगी जोमैटो ईसीओ के थ्रू करेंगे, ईसीओ के थ्रू करेंगे, तो उस रेस्टोरेंट के बिल पर जीएसटी देने की जिम्मेदारी रेस्टोरेंट की नहीं होगी। उस रेस्टोरेंट के इस पर जीएसटी देने की जिम्मेदारी किसकी होगी बेटा? तो उसका वो जीएसटी देने की जिम्मेदारी यहां पे किसकी रहेगी? बोलो किसकी रहेगी? यस, ईसीओ की रहेगी। व्हेनेवर द सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू ईसीओ, ईसीओ इज लायबल टू पे टैक्स, उसका टैक्स ईसीओ देगा। लेकिन अगर आपने ऐसे रेस्टोरेंट के में बुकिंग किया जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, ऐसे रेस्टोरेंट में बुकिंग किया जो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है, अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब समझ लो मैरियोट का रेस्टोरेंट से आपको कुछ बुलाना है, पास्ता वास्ता बुलाना है, और मैरियोट के रेस्टोरेंट से बुलाना है और आपने स्विगी के थ्रू ऑर्डर दिया, तो ऐसे केस में ओके जहां रूम रेंट 7,500 से ज्यादा है, मतलब वहां रूम्स भी होती है और रूम रेंट 7,500 से ज्यादा है, और वहां के रेस्टोरेंट से आपने बुकिंग किया थ्रू स्विगी, तो वो केस में ओके ईसीओ टैक्स नहीं देगा, रेस्टोरेंट वाला टैक्स देगा। ये था रिगार्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। इसमें स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में अमेंडमेंट भी आई है ओके, पर वो रीड कर लेना, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने देखा ओके पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस। उसके बाद में बी और सी देखो, अकोमोडेशन इन अ होटल, मतलब क्या? ओला वगैरह, ओला एक्सेट्रा। अगर इंडिया का कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, इन, गेस्ट हाउस अपनी बुकिंग ओला के थ्रू करता है, मेक माई ट्रिप के थ्रू करता है ओके, या फिर हाउस कीपिंग सर्विस बाय वे प्लम्बिंग एंड एक्सेट्रा, अर्बन क्लैब के थ्रू बुकिंग हो रही है, हाउस कीपर की, प्लम्बर की, मेड की, मसाज वाले की, वॉट योर इट में भी अर्बन क्लैब के थ्रू हो रही है, तो इनका टैक्स अगर, अब ध्यान सुनना, इफ सप्लायर इज नॉट लायबल टू रजिस्टर, सप्लायर छोटा है, जैसे प्लम्बर छोटा है, होटल वाला, लॉज वाला छोटा है, वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है, थ्रेशोल्ड के नीचे है, तो वो केस में टैक्स ईसीओ देगा। लेकिन सप्लायर अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया ओके, प्लम्बर खुद ही बड़ा हो गया ओके, हाउसकीपर खुद ही बड़ा हो गया, या होटल वाला खुद ही बड़ा हो गया, और अब वो लायबल टू रजिस्ट्रेशन मतलब टर्न और 20 लाख के ऊपर चले गया, तो उसका टैक्स ईसीओ नहीं सप्लायर देगा। जब तक वो छोटे हैं
तब तक जो बुकिंग ईसीओ के थ्रू हुई उसका टैक्स ईसीओ देगा। अब मैं आपको ये बता दूं, ए और बी, ये जो मैंने इधर ए और डी इधर लिया है और बी और सी इधर लिया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपकी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी या रेस्टोरेंट सर्विस होगी तो सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो या ना हो, जब जब भी बुकिंग ईसीओ के थ्रू होगी उसका टैक्स ईसीओ ही देगा। फॉर एग्जांपल, इन अबाउट 2 केसेस ईसीओ is liable to pay tax irrespective of the fact that supplier is liable to register or not। मतलब सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो उससे कोई नहीं लेना देना। कोई रेस्टोरेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है पर जो बुकिंग स्विगी के थ्रू लेगा उसका टैक्स स्विगी ही देगा, उसका टैक्स स्विगी ही देगा। ये समझ में आया क्या बेटा? आपको समझ में आया तो बोलो यस सर। लेकिन ओके, यहां पे समझ लो, अकोमोडेशन सर्विस और हाउसकीपिंग सर्विस होगी, जब तक सप्लायर नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है तब तक ईसीओ बुकिंग का टैक्स ईसीओ देगा। लेकिन जैसे ही सप्लायर लायबल टू रजिस्टर्ड हो गया ओके, तो इसका टैक्स जो है बेटा कौन देगा? तो इसका टैक्स यहाँ पे खुद सप्लायर देगा अगर लायबल टू रजिस्टर्ड। तो इस तरह से हमने सर्विसेज के सारे रिवर चार्ज देख लिए ओके, और गुड्स के सारे रिवर चार्ज देख लिए। डन 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 डन। बोलो भाई साहब, मजा आया आपको रिवीजन में? थोड़ा ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, यानी मैंने रिवाइज कर दिया, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, पर आपको चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा भाई ओके। चैप्टर, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब मैं ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जस्ट मिनट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि मजा आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अब ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो, कौन कौन से क्वेश्चंस ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट है यहां पे। हाँ, अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आपके पास पुराना अगर क्वेश्चन बुक होगा तो उसके क्वेश्चन नंबर क्या, और नया होगा तो उसके क्वेश्चन नंबर क्या। तो पहला आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अच्छे से करके जाना। जीटीएस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री नंबर। अगर जीटीएस सर्विस अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है तो क्या उसको एग्जाम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यस, नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आएगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 रेंटिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 6 रेंटिंग वाला, ये करके ही जाना ओके, करके ही जाना। उसके बाद में नेक्स्ट ये डायरेक्टर वाला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टर वाला। डायरेक्टर अगर एम्प्लॉय है तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टीडीएस किस में कट रहा है, ये सारी भी अच्छी चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में देता है टीडीएस कहां कट रहा है, 194J में है या 192 में है, तो इसके ऊपर 2 बार एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चन आए हैं। हाँ, उसके बाद में ऑथर वाला क्वेश्चन नंबर 9, ऑथर वाले पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में ओके, कि भाई ऑथर के केस में पब्लिशर लायबल होता है, पर अगर यहाँ पे ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में लेना चाहता है तो कुछ कंडीशंस पे ओके वो फॉरवर्ड चार्ज में ले सकता है। तो ये जो विकी फ्रैंकिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने देख लेना। उसके बाद में नेक्स्ट बेटा मैं आपको कहूंगा एक क्वेश्चन नंबर यहां 11 एक देख के जाना, प्रोफेशनल सिक्योरिटी 11 आपने देख के जाना, और सिक्योरिटी सर्विसेज का है। एंड देन ये भी क्वेश्चन अच्छा है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ओके, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। रघु वाला, सेफ ट्रांस वाला, रेंटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, 12 करके जाना। एंड देन हाँ, ये अगेन डायरेक्टर वाला है 13, ये जो जनवरी एग्जाम में आया था, आपको करना है तो कर सकते हो। एंड यहां पे एक क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। 16 जो है अतुल वाला, मिस्टर अतुल वाला आपको इसमें दिखेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 ओके, ये जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर वगैरह, ये जो ईसीओ वाला मैंने अलग अलग केस में लिया ईसीओ वगैरह, तो ये क्वेश्चन आपने करके जाना
ओके तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर न्यू क्वेश्चन बुक के और ओल्ड के दोनों भी मैं कोट कर दूंगा। जिसके पास बहुत पुराना क्वेश्चन है तो मेरा सजेशन है कि नया बाय कर लेना क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यस और नो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, ओके, अपनी कमेंट जरूर देना। ओके, जो लाइव कनेक्टेड है तो वो आप ऑफलाइन में अपनी कमेंट जरूर देना। और दोस्तों यहाँ पे यस, ऐसे ही हम आगे के सेशन के रिवीजन लेके आएंगे। तो दोस्तों अब देखो, ये थोड़ा ब्लेंडेड है, जो चैप्टर में चेंज नहीं हुआ है और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में रिवीजन रिकॉर्ड किया, तो आगे आने वाले 1-2 चैप्टर आपको जो लास्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है, वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख लेना। टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, तो आगे जो कैसे कंपोजिशन स्कीम वगैरह है, ओके, तो ये जो मैंने जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में रिकॉर्ड किए, ओके, वो आपको दिए जाएंगे। ओके, तो यस, उसके बाद मैं वापस कुछ चैप्टर के लिए कनेक्ट होगा आपके साथ, तो ऐसा कनेक्शन बनते रहेगा। डन 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 डन। ओके, बाय बेटा, थैंक यू सो मच।